Hello everyone, warm welcome to the channel Learn and Upturn. In my today's video, I will talk about each and every stuff related to subject combination. आज की इस वीडियो में हम बीएड के बारे में बात करेंगे, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखी हैं। मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बीएड स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं या ले चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो टॉपिक होता है वो ये होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस चुनेंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि बेस्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, कैसे सेलेक्ट करते हैं हम बेस्ट कॉम्बिनेशन। हर स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में कौन से वो दो सब्जेक्ट्स हैं जो बेस्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के समय में, ताकि पोस्ट ट्रेनिंग के बाद, बीएड की ट्रेनिंग के बाद या तो गवर्नमेंट स्कूल में या तो प्राइवेट स्कूल में इमिडिएटली आपकी जॉब लग सके, आप अपने करियर को परस्यू कर सके। तो एक एक माइनर डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। क्या क्या मिथ्स होते हैं स्टूडेंट के माइंड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और बीएड के सिलेबस को लेकर, वो भी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है जिससे आपको हर एक एस्पेक्ट पे सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बीएड के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है ग्रेजुएशन। ठीक है, आप ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली बीएड में खुद को इनरोल करा सकते हैं अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो वो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट ऐड ऑन करेगा। कैसे ऐड ऑन करेगा, सबसे पहले यही देखते हैं। ग्रेजुएशन में आपका 50 to 55% होना चाहिए, तब आपको जाके बीएड में एडमिशन मिलता है। ये हर इंस्टीट्यूट और हर स्टेट के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज है वो वैरी करता है, कहीं पे 50% है, कहीं पे 55% है। तो ग्रेजुएशन में आपका 50 to 55% के बीच में होना चाहिए, तब आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, यानी कि मास्टर्स करके आ रहे हैं, तो मास्टर्स में आपका 55% एग्रीगेट होना चाहिए। ये भी किसी स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग डिफर कर सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है रैंक्स में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके आने से क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं तो आप क्लास 10th तक पढ़ा सकते हैं। आप पीआरटी को भी पढ़ा सकते हैं और टीजीटी को भी पढ़ा सकते हैं, यानी कि आप क्लास 1 to 10 तक पढ़ा सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं तो, ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं तो। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आप आपने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स किया, देन आप बीएड कर रहे हैं, तो आप 11th and 12th क्लास को भी पढ़ा सकते हैं। जैसा कि पीजीटी लिखा हुआ है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हैं वो क्लास 11th और 12th को भी पढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ 1 to 10 तक भी क्लासेस उन्हें मिल सकती है। 11th 12th इज एन एडिशनल बेनिफिट फॉर पीजीटी टीचर्स, राइट। पीआरटी टीजीटी यानी कि प्राइमरी टीचर एंड ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स जो हैं, जो लोग ग्रेजुएशन करके आते हैं, वो लोग 10th तक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सारे स्ट्रीम वालों के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होता है। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा एलैबोरेट करती हूँ कि अगर कोई फ्रेशर है इस वीडियो से बीएड का वीडियो देखने में, तो मैं उनको बता देती हूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। बीएड के कोर्स के दौरान, बीएड के ट्रेनिंग के दौरान आपको एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए किसी पार्टिकुलर स्कूल में ट्रेन करने के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस को, जो आपके अंदर हेजिटेशन है उसको ख़त्म करने के लिए किसी पार्टिकुलर स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। वहाँ पर आप वो पढ़ाएंगे जो आपने या तो ग्रेजुएशन में पढ़ा है या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पढ़ के आए। मोस्ट ऑफ द लोग, 95 to 96% ऑफ द लोग अपनी जो सब्जेक्ट्स पिक करते हैं पढ़ाने के लिए, वो ग्रेजुएशन से ही पिक करते हैं, जो वो पढ़ के आते हैं। ठीक है, एंड कुछ परसेंटेज है, 4 to 5% हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन से अपनी सब्जेक्ट्स को चुनते हैं। वो आपको एक पार्टिकुलर
स्कूल में जाकर पढ़ाना होगा। एंड जब आप ट्रेनिंग के बाद जब आप वहाँ पर जाके बच्चों को पढ़ाएंगे फॉर सर्टेन मंथ्स और डेज, उसके बाद जब आप वापस अपने कॉलेज में आएंगे तो आपका जैसे कॉमन पेपर्स, बीएड में जो भी पेपर्स आपको पढ़ना होता है वो कॉमन पेपर्स होते हैं सारे स्ट्रीम के लिए, वेदर इट इज़ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स और एनी अदर वोकेशनल स्ट्रीम, दैट डजेंट मैटर। हर किसी को कॉमन पेपर्स पढ़ना पड़ता है बीएड में। बट जब आप वापस आएंगे ट्रेनिंग के बाद, जब आप जहाँ पढ़ाने गए हैं, देन आपको ये जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे, 2 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। वो सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जब आप कॉमन पेपर्स का एग्ज़ाम देंगे। तो इन 2 पेपर्स, जिसे मेथड पेपर, टीचिंग पेपर या पेडागोगी पेपर भी कहते हैं, उन सब्जेक्ट्स का आपको एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो माइंड में कन्फ्यूजन या क्वेरी आती है वो ये होता है कि हम कौन से 2 सब्जेक्ट्स को पिक करेंगे। तो आपने किसी भी एक पार्टिकुलर स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया होगा, ठीक है। मैं ग्रेजुएशन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पहले आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन ही किया है, देन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हम पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जाएंगे, पहले ग्रेजुएशन की बात करते हैं। या तो आपने साइंस से किया होगा, या तो आपने आर्ट्स से किया होगा, या तो आपने कॉमर्स से किया होगा। उसमें किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने पिक किया होगा जिसमें आपने ऑनर्स किया होगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे साइंस में अगर आपने फिज़िक्स ऑनर्स किया, ऑनर्स मीन्स आपका मेन पेपर। आप ऐसा तो नहीं बोलते हो ना कि मैंने साइंस से ग्रेजुएशन किया, आप ऐसा बोलते हो ना फिज़िक्स से ग्रेजुएशन किया, फिज़िक्स ऑनर्स था मेरा, केमिस्ट्री ऑनर्स था या मैथ्स ऑनर्स था। तो ऑनर्स वर्ड जो आप यूज़ करते हैं वो आपका मेन पेपर होता है, पेपर नंबर 1, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट में आपने जो ऑनर्स किया है वो आपका सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के पैरेलली जो हम बात कर रहे हैं, टीचिंग सब्जेक्ट आपका वो 1 हो जाएगा। सपोज दैट आपने फिज़िक्स में ऑनर्स किया है या केमिस्ट्री ऑनर्स किया है या मैथ्स ऑनर्स किया है, तो ये प्रेफरेबली बहुत हाईली रिकमेंडेड होता है कि उस सब्जेक्ट को आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या टीचिंग पेपर 1 बनाएं। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि आप जो भी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनसे आपको बेनिफिट मिल सके, जिन सब्जेक्ट में आपकी बहुत अच्छी नॉलेज हो, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो, डीप नॉलेज हो, आपकी थॉरो नॉलेज हो। आपको वो सब्जेक्ट, चूँकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो एनी हाउ आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाना है, हैंडल करना है वो सब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए क्या टीचिंग टेक्निक्स हैं, क्या टीचिंग एड्स हैं, कैसे वो सब्जेक्ट को आप पढ़ाएंगे। तो आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप वो सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकें। साथ ही साथ ऐसे 2 सब्जेक्ट आपको पिक करने चाहिए जिसमें ज़्यादा स्कोप हो, जिसमें वैकेंसी के ज़्यादा स्कोप हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, वैकेंसीज आती हों पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो आज के इस वीडियो में आगे में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे हर स्ट्रीम में बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको सेलेक्ट करने चाहिए, जिससे आपको आगे या तो गवर्नमेंट जॉब या तो प्राइवेट जॉब परस्यू करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो, जहाँ ज़्यादा स्कोप हो बेसिकली, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपका जो ऑनर्स पेपर है उसको आपको हमेशा अपना मेथड पेपर 1 रखना चाहिए, बिकॉज जो आपका मेन पेपर होता है ना उसको आप बहुत डीपली पढ़ते हो अपने किसी भी कोर्स के दौरान, ठीक है। तो उसको हमेशा आपको अपना मेथड पेपर, टीचिंग पेपर या पेडागोगी पेपर 1 बनाना चाहिए। सपोज दैट यहाँ पे जितने भी डॉट्स दिए हैं मैंने, साइंस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स ऑनर्स करके आते हैं, या तो स्टूडेंट्स फिजिक्स ऑनर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की बात कर रही हूँ मैं, केमिस्ट्री ऑनर्स, बायोलॉजी ऑनर्स या मैथ्स ऑनर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स ऑनर्स करके आते हैं। सपोज दैट आपने फिजिक्स ऑनर्स किया, ओके, सपोज दैट आप फिजिक्स ऑनर्स करके आए हो, तो ऐसा तो नहीं है कि फिज़िक्स आपका मेन पेपर है एंड इसके अलावा आपने कोई पेपर नहीं पढ़ा साथ में, सिर्फ फिज़िक्स पढ़ के आपने ग्रेजुएशन निकाल लिया, ऐसा तो होगा नहीं। साथ में आपने बहुत सारे पेपर्स और भी पढ़े होंगे, 2-3 पेपर और पढ़े होंगे जो साइड पेपर्स होते हैं। ये तो आपका मेन पेपर हो गया, इट शुड बी योर मेथड पेपर 1। इसको आपको अपना टीचिंग पेपर और मेथड पेपर 1 बना लेना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शनल केस भी मैं आगे बताऊँगी।
साथ में हो सकता है आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो, मैथ्स पढ़ा हो, कंप्यूटर पढ़ा हो, या इकोनॉमिक्स या लैंग्वेज पढ़ा हो। ठीक है, तो ये रख सेलेक्ट कर लिया आपने। अब जो आपके पास ये 4 सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस बचते हैं, उसमें आपका जो बेस्ट इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं एज योर सेकंड मेथड पेपर। आप या तो मैथ सेलेक्ट कर सकते हैं फिजिक्स के साथ, क्योंकि नॉर्मली फिजिक्स के साथ जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनता है, जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, वो मैथ्स ही होता है, फिजिक्स एंड मैथ्स होता है। ठीक है, अगर आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा है, तो अब फिजिक्स और केमिस्ट्री को अपना 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। टीचिंग पेपर आपका 1 हो गया फिजिक्स, और टीचिंग पेपर 2 हो गया आपका केमिस्ट्री, या आपने मैथ्स रख लिया। ठीक है, या अगर आपको आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर वगैरह के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बीसीए करते हैं, हाँ, स्पेशली अगर आप बीसीए करके आते हैं, तो बीसीए में आप साइंस भी पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, कंप्यूटर पढ़ते हो, तो आपने एक सब्जेक्ट फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया, एक सब्जेक्ट कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो वो भी आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। उसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री में ऑनर्स करके आते हो, तो पेपर नंबर 1 यानी टीचिंग पेपर 1 आपका केमिस्ट्री हो जाता है, एंड टीचिंग पेपर 2 आप अगेन किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर सेलेक्ट कर सकते हो, या हो सकता है आपको लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो आप लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। सेम एज अगर आप बायोलॉजी या मैथ्स ऑनर्स करके आते हो, देखिए बायोलॉजी में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है बॉटनी एंड जियोलॉजी ऑनर्स, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप ग्रेजुएशन करके आते हैं किसी पार्टिकुलर बॉटनी ऑनर्स या जियोलॉजी ऑनर्स में, तो 10 तक के लिए जो बायोलॉजी है वो कैटेगराइज नहीं होता, वो एज अ कंप्लीट आपको बायोलॉजी ही पढ़ाना पड़ता है वहाँ पे, तो आपको कंप्लीट बायोलॉजी ही पढ़ाना पड़ेगा 10 तक। ठीक है, तो अब बायोलॉजी रख लीजिए, साथ में आप लैंग्वेज रख सकते हैं, या अगर साइड में आपने कंप्यूटर रखा है तो वो रख सकते हैं आप। ठीक है, ये तो हो गई कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कौन कौन से बेस्ट होते हैं। फिजिक्स एंड मैथ्स भी बेस्ट होता है, फिजिक्स एंड कंप्यूटर भी बेस्ट होता है, कंप्यूटर को भी आप साथ में पेयर अप कर सकते हैं, बिकॉज अभी जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का है। स्टूडेंट्स जो हैं स्मार्ट क्लासेस पे पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, टेक्नोलॉजी बहुत रेज में, तो आप कंप्यूटर को भी अपना मेथड पेपर 2 बना सकते हैं। देखिए फिजिक्स के साथ या तो मैथ्स रख लीजिए, या तो कोई लैंग्वेज रख लीजिए। लैंग्वेज भी कभी ऑड नहीं होता, लैंग्वेज भी हमेशा मतलब इन में रहता है, लैंग्वेज के लिए भी वैकेंसीज रहती हैं। ठीक है, या तो कंप्यूटर रख लीजिए, उस सेम गोज विथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और अगर मैथ्स ऑनर्स किया है तो साथ में फिजिक्स रख लीजिए, या कंप्यूटर रख लीजिए, या लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो वो रख लीजिए। दिमाग से आपको सेलेक्ट करना है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमेशा डिमांड में रहते हैं, ठीक है, वो हो जाता है। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शनल केस के बारे में। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस नहीं मिलते हैं। सपोज दैट अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री रखना चाहते हो, तो कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बनाने को नहीं मिलेगा आउट ऑफ एनी रीजन, टीचर्स की कमी है या वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनके पास नहीं है। तो इन दैट केस जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनके पास नहीं है, आप वो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हर सब कॉलेज के पास हर सब्जेक्ट नहीं होती है, तो केमिस्ट्री की जगह फिर आपको कुछ और रखना पड़ता है। तो इन दैट केस आप कंप्यूटर रख सकते हो या फिर लैंग्वेज रख सकते हो। मेथड 1 आपका फिजिक्स हो गया, मेथड 2 आपका लैंग्वेज या कंप्यूटर हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ कॉलेजेस में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन केस क्या हो जाता है कि आपने फिजिक्स में ऑनर्स तो किया है, बट आप पढ़ाने में कॉन्फिडेंट नहीं हो क्लास 10 तक को। सिंस आप फ्रेशर हो, पहली बार पढ़ाने जा रहे हो, यू आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि आप जाकर 9-10 के 8-9-10 के बच्चों को पढ़ा सको फिजिक्स के या मैथ्स जो भी आपका हो। तो इन दैट केस क्या होता है कि आपको जूनियर क्लासेस की तरफ शिफ्ट किया जाता है, जैसे 5-6 जहाँ तक भी आप हैंडल कर सको। तो 5-6 क्लासेस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग कैटेगराइज नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आप एज अ होल साइंस पढ़ा सकते हो। क्योंकि साइंस में
बेसिकली क्लास 5th तक तो आपको बेसिक्स एलिमेंट्री ही बताना पड़ता है साइंस के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन होता है, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। तो अब छोटे बच्चों को उस टाइम में आपको क्लास दे दिया जाता है, बिकॉज आप बड़े बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप ओवरऑल साइंस पढ़ा लीजिए, जिसमें तीनों का सम अप हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, और अगर उसके साथ आपको मैथ्स मिल रहा है, आप हैंडल कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो रख लीजिए। या फिर अगेन आपको कंप्यूटर या लैंग्वेज में से कोई एक सब्जेक्ट मिल जाएगा पढ़ाने को, जो आप जूनियर सेक्शंस में पढ़ा सकते हैं। सेम गोज विथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं, देन ऑल्सो अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं 11th-12th के स्टूडेंट्स को, क्योंकि पीजीटी वाले प्रेफरेबली 11th-12th ही लेना चाहते हैं, अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो भी आपको फिर जूनियर क्लासेस में शिफ्ट किया जाता है। देखा जाएगा कि आप 9th-10th के बच्चों को हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं, एंड देन अगर आप 9th-10th को भी नहीं पढ़ा पा रहे तो आपको पीआरटी या जूनियर टीजीटी में भेजा जाएगा, जहाँ पे आप एज अ कंप्लीट साइंस को पढ़ा सकते हैं, ताकि आप अपनी लेसन प्लान जो है वो बना सके, और साथ में आप कोई एक सब्जेक्ट पेयर कर सकते हैं, कंप्यूटर, लैंग्वेज, जैसा कि मैंने बताया। तो या तो आप साइड में मैथ्स रख लीजिए, साइंस वालों को बोल रही हूँ मैं, या तो एक लैंग्वेज रख लीजिए, या तो आप आईटी में भी रख सकते हैं, वो भी परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। ये सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज होती हैं। एक आपका टीचिंग पेपर 1 ऑनर्स हो गया, और दूसरा आपका जो टीचिंग पेपर 2 है, वो इन जो 3 ऑप्शंस मैंने बताए उसमें से आप कोई एक रख लीजिए, ठीक है। अब हम चलेंगे आर्ट स्ट्रीम की तरफ। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आर्ट स्ट्रीम में, ये सारे में स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनर्स करके आते हैं, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ऑनर्स करके आते हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें ऑनर्स नहीं किया जाता हो, ठीक है। तो देखिए, बीएड में सबसे ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए है, वो अगर किसी स्ट्रीम को मिलता है तो वो आर्ट स्ट्रीम को मिलता है। आर्ट स्ट्रीम के अंदर इतनी सारी सब्जेक्ट्स आती हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आती हैं, जिसको आप अपनी नॉलेज, कंफर्ट और कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे भी हम बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पे एक बहुत सिंपल रूल है, बहुत सिंपल फंडा है। मैं हर आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूँगी, मेरी हाईली रिकमेंडेशन होगी कि आप एक अपना लैंग्वेज पेपर रख लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लैंग्वेज पेपर को आप अपना फर्स्ट पेपर रख लीजिए, मैं बताती हूँ आगे इसको। लैंग्वेज पेपर एक रख लीजिए, और एक कोई सा भी आपका जो अपना लिटरेचर पेपर जिसमें आपने ऑनर्स किया हो, सपोज दैट आपने हिस्ट्री में ऑनर्स किया है, तो आप अपना टीचिंग पेपर, मेथड पेपर या पेडागोगी पेपर 1 हिस्ट्री रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और साथ में आर्ट स्ट्रीम वालों ने जो भी सब्जेक्ट में लैंग्वेज पढ़ा हो, या तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, जो भी सब्जेक्ट में आपने जो भी सब्जेक्ट आपने लैंग्वेज का पढ़ा है, वो आप विदाउट एनी सेकेंड थॉट रख लीजिए एज अ मेथड पेपर 2, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में बहुत वैकेंसीज आती हैं, बहुत स्कोप होते हैं। गवर्नमेंट टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज आती हैं, और प्राइवेट स्कूल्स में भी लैंग्वेज टीचर का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज से हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि संस्कृत या उर्दू, ये सारे में वैकेंसीज कम होती हैं, या किसी स्कूल के पास नहीं होता संस्कृत, कहीं हिंदी ही चलता है, तो दैट इज़ अनदर केस। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या मतलब रखने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, बट मोस्ट ऑफ द जगह लैंग्वेज पेपर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि अगर आप हिस्ट्री से ऑनर्स करके आएँ तो टीचिंग पेपर 1 हिस्ट्री एंड टीचिंग पेपर 2 अपना कोई भी एक लैंग्वेज रख लीजिए जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। मेक श्योर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, वो लैंग्वेज, ठीक है। सेम गोज विथ सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी आप पढ़ के आए हैं उसके साथ लैंग्वेज को कंबाइन कर लीजिए, पेयर अप कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज में ही ऑनर्स किया है, सपोज दैट आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है, या हिंदी ऑनर्स किया है, या संस्कृत ऑनर्स किया है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस पेपर में आप ऑनर्स करते हैं उसको आप अपना पेडागोगी पेपर 1 बनाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में सपोज दैट आपने ऑनर्स किया, तो इंग्लिश आपका
ऑनर्स पेपर 1 बन जाएगा एंड उसके साथ आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, हिस्ट्री या सिविक्स या इकोनॉमिक्स, वो आपका मेथड पेपर 2 बन जाएगा। जो साइड पेपर्स आपने पढ़ा है और उसमें जो आपको बेस्ट इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट लगता है उसको आप अपना मेथड पेपर 2 बना लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो 10 तक के सिलेबस में नहीं आते हैं, जैसे फिलॉसफी, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप ऑनर्स करके आए हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई क्लास 10 तक नहीं होती है, ठीक है। एसएसटी में भी आप एसएसटी ऐसे कंबाइंड बोल के पढ़ाते हो, देन फिर जब आप क्लास 8 में जाते हो देन वो बाइफर्केट होता है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तो इन दैट केस जब आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में ऑनर्स कर लेते हैं जो नहीं है 10 तक, तो आपको फिर अगेन पीआरटी में भेजा जाता है, प्राइमरी टीचर्स में, जहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं होता है, क्लास 1 to 5। वहाँ पे आप एज अ होल एसएसटी पढ़ा सकते हैं, साथ में लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए तो आपको 11th-12th में भेजा जाता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ग्रेजुएट हैं आप और आपका ऐसे किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स है तो आपको पीआरटी में भेजा जाता है। बट अगर आप 6 to 10 क्लास को भी हैंडल कर पाते हैं और अगर सपोज दैट आपने पॉल साइंस या सोशियोलॉजी में ऑनर्स करके आए हैं तो उससे मिलता जुलता, इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड वाला जो सब्जेक्ट है, जैसे सिविक्स हो गया जिसका सोशियोलॉजी से कनेक्शन है, तो फिर आपको सिविक्स वहाँ पढ़ाने के लिए मिल जाएगा 6 to 10 में। अगर आप हैंडल भी कर पा रहे हैं, नॉलेज भी है, चूँकि इसका कनेक्शन है सिविक्स से, तो आपको सिविक्स पढ़ाने को मिल जाएगा टीजीटी में, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो पीजीटी में मिल जाएगा वो आपको। तो लिंक देखा जाता है कि किस सब्जेक्ट के साथ बेस्ट लिंकेज एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। ये हो गया। कुछ लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या क्लास 12th के बेसिस पे मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बताया है कि आप सब्जेक्ट सिलेक्शन सिर्फ या तो ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे कर सकते हैं। ये तो हुई आर्ट्स की बात। अब हम चलेंगे कॉमर्स की तरफ। कॉमर्स वालों में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। कॉमर्स में 99% ऑफ द स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़, स्टेट बोर्ड जो है, नेशनल बोर्ड जो है, वो अकाउंट्स ऑनर्स करके आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अकाउंट्स में ही ज़्यादातर जगह पर ऑनर्स करवाया जाता है। तो अकाउंट्स ऑनर्स करने के बाद क्या होता है कि आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं मेथड पेपर 1 सेलेक्ट करने के लिए। या तो आप अकाउंट्स पढ़ा सकते हैं या तो आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपका मेथड पेपर 1 ये दोनों में से कोई एक हो जाता है, या अगर आपको दोनों में से कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाने को मिल जाता है तो वो आपका कंबाइनली मेथड पेपर 1 हो गया। एंड इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी मेरी बहुत हाई रिकमेंडेशन एंड सजेशन रहेगी कि हमेशा अपना मेथड पेपर 2 जो है वो इकोनॉमिक्स ही रखिए, जिससे आपको बैकअप सपोर्ट रहे टीजीटी के तरफ भी मूव करने का, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आप पीजीटी को पकड़ के चलेंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे स्किप हो जाएंगी। मैं बताती हूँ कैसे। एक आपने अकाउंट्स या बीएसटी रख लिया, ठीक है। इकोनॉमिक्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे अपना मेथड पेपर 2, तो आपको टीजीटी में यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स में 9th-10th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाने को मिलेगा। चूँकि 9th से एसएसटी बाइफर्केट होकर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में कैटेगराइज होता है, तो आप 9th-10th में इकोनॉमिक्स पढ़ा पाएंगे। 9th-10th में इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, उसका लेसन प्लान बना पाएंगे। तो एसएसटी से आप अपनी फॉर्म को भर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, जो टेट वाले एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आप एसएसटी से फॉर्म भर सकते हैं, सिंस आपने इकोनॉमिक्स रखा है जो कि सोशल स्टडीज़ का पार्ट है। एंड ऑल्सो अगर आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके पास बैकअप रहेगा। सिर्फ पीजीटी करने नहीं कर सकते आप हर जगह जाके, वहाँ आपके पास बैकअप रहेगा कि आपके पास 9th-10th में पढ़ाने के लिए यानी कि टीजीटी में पढ़ाने के लिए कुछ तो है ना। तो इकोनॉमिक्स आपको हमेशा अपना मेथड पेपर 2 रखना चाहिए। पहले तो इसके अलावा कुछ ऑप्शंस होते भी नहीं थे जिस टाइम में मैंने बीएड किया था, तो वे हैव ओनली दीज 2 ऑप्शंस। हमें कुछ सेलेक्ट करना ही नहीं होता था। मेथड पेपर 1 अकाउंट्स या बीएसटी हो गया, मेथड पेपर 2 इकोनॉमिक्स हो गया। जैसे कि मैंने सबसे पहले ग्रेजुएशन किया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर मैंने बीएड किया है, तो मैं अकाउंट्स और बीएसटी दोनों पढ़ाती थी, ठीक है। एंड 9th-10th को मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया, तो ऐसे मेरा लेसन प्लान बनता था। बट नाउअडेज क्या होता है कि आपको कंप्यूटर की भी एडिशनल ऑप्शन दी जाती है।
कंप्यूटर की दी जाती है, मैथ्स इसलिए दिया जाता है बिकॉज अकाउंट्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन और स्टैट्स, तो अकाउंट्स मतलब कॉमर्स का इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए आपको ऑप्शंस दे दिया जाता है। और आजकल आपको लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिलता है कॉमर्स वालों को, कहीं कहीं कुछ स्टेट्स में, कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो जो मेरी हाई रिकमेंडेशन होगी वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप ये दोनों ही ले लीजिए। इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप समहाउ थोड़ा बहुत भी पढ़ा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, पढ़ के पढ़ा लीजिए ना। स्टार्टिंग है, प्रॉब्लम आएगी, पढ़ के पढ़ा लीजिए। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं कॉमर्स से, आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ा पा रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है 11th-12th का क्लासेस, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? मैथ्स रख लीजिए ऐसे में, ठीक है। मैथ्स रख लीजिए, क्योंकि मैथ्स देखिए स्टार्ट जो है वो आप ग्रेजुएशन से पढ़ कर आए हो, ठीक है। मैथ्स में जो कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं वो तो कॉमर्स का पार्ट है ही, तो आप ये रख लीजिए अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप मैथ्स रख लीजिए साथ में। तो ये कुछ बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं सारे स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसा कि साइंस में मैंने आपको बताया कि आप अपना जो ऑनर्स पेपर है उसको मेथड पेपर 1 रख लीजिए, और मेथड पेपर 2 में या तो मैथ्स रख लीजिए, या तो कंप्यूटर रख लीजिए, या तो लैंग्वेज रख लीजिए। आर्ट्स वालों के लिए मैंने बताया एक लैंग्वेज, एक लिटरेचर, कोई सा भी रख लीजिए। कॉमर्स वालों के लिए सेम गोज़ विथ अकाउंट्स और बीएसटी में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, और इकोनॉमिक्स रख लीजिए। और जो अलग स्ट्रीम से आते हैं, जैसे बीसीए से आते हैं, बीबीए से आते हैं, या एग्रीकल्चर से आते हैं, और जो स्ट्रीम से आते हैं उनके लिए भी सेम फंडा ही लागू होता है। जैसे बीसीए से आने तो आप कंप्यूटर और फिज़िक्स, कंप्यूटर और मैथ्स ऐसे रख सकते हैं। बीबीए से करके आ रहे हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट वाले पेपर्स होते हैं, कॉमर्स वाले पेपर्स होते हैं, तो अकाउंट्स रख लीजिए, इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं, लैंग्वेज भी रख सकते हैं, जो भी आपका नियर बाई मिलता जुलता सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर वाले हैं तो कई बार आपको ईवीएस पढ़ाने को मिल जाता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या साइंस पढ़ाने को मिल जाता है पीआरटी में। तो उस तरीके से जो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट बनता है, बेस्ट कनेक्शन वाला सब्जेक्ट बनता है जो आप पढ़ के आए हैं, वो आपको मिलता है बीएड के कोर्स के दौरान, ठीक है। आई होप मेरी आज की वीडियो के बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस और बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, मेथड पेपर 1 और 2 कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर आपकी जो डाउट्स होंगी वो क्लियर हुई होंगी, ठीक है। सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करी। इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज रिगार्डिंग माई वीडियो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई रिप्लाई टू each and every comment written down there। तो मैं आपका जो भी कन्फ्यूजन और क्वेरी है वो सॉल्व कर दूंगी। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो या कंटेंट चाहिए, वो भी मैं आपको आपकी जो रिक्वेस्ट्स या डिमांड होगी उसे कंसिडर करते हुए मैं वो लाने की कोशिश करूँगी। If you find my today's video helpful and informative, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like, comment and share my videos with all your friends, family and BEd learners. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye-bye.